चलो, आयनिक रेडियाई आपने क्लियर कर लिया, राइट ना। तो टुडे वी टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन स्टेट, आयनाइजेशन एंथैल्पी, अच्छा आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गई। तो आज हम बात करेंगे किसके बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है बताओ भाई। ऑक्सीडेशन स्टेट से आप क्या समझ रहे हो, किसे कहेंगे? कुछ बता सकते हो? मुझे लगता है इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अगर कोई बॉन्डिंग बना रहा है तो वो मैक्सिमम कितने से बॉन्डिंग बना सकता है? क्या ये हो गया, या क्या फिर उसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कहेंगे, या फिर बैलेंसी को कह सकते हैं, इसको कहेंगे। कई जगह कई बहुत स्टूडेंट्स क्या समझते हैं कि बैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट है, लेकिन बैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। चलो देखो समझते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एग्जिबिट्स ए लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ अ फ्यू एलिमेंट्स। इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो काफ़ी लंबी रेंज है, कुछ में एक्सेप्शंस है। मोस्ट ऑफ दी शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें से बहुत सारे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, ये आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, बढ़िया नहीं आ रहा है, आ रहा है ठीक, यहाँ मुझे कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, देखो अभी बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। दीज डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ देयर आइटम्स। तो ऑक्सीडेशन स्टेट किससे रिलेटेड हो गया, किससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। नंबर एक चीज ही है। अच्छा, द एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स means that their atoms can lose different number of electrons। मतलब डिफरेंट बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये लूज कर सकते हैं। दिस इज ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ इनर n-d इलेक्ट्रॉन्स in addition to outer ns electrons, because the energies of the ns and n-d subcells are nearly same। यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहता क्या है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ये लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये जो शो करते हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो n-d वाला सेल है, n-d वाला सेल है, ये क्या करता है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लेता है। क्या कर लेता है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर लेता है एज पर नीड, जैसे जरूरत होती है वैसे ये लूज कर लेता है। अच्छा, इन जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का गिवन है। अगर मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है किसी एलिमेंट्स का, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? नंबर ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अभी मैंने कहा था, क्या कहा था?
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की थी मैंने, यहाँ पे देखो की है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही तो भैया NS लिखेंगे। तो s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स प्लस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स d इलेक्ट्रॉन। d इलेक्ट्रॉन में मतलब d सबसेल में d ऑर्बिटल में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक एग्जाम्पल ले लिया यहाँ पर, एग्जाम्पल है Fe। Fe का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s2 3d6। अब मुझे ये बताओ इसमें s में कितने हैं? 2। तो इसका जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना होगा? इक्वल टू 2, राइट। अब मैक्सिमम कितना होगा? क्योंकि ये क्या करेंगे, ये कहा है कि नंबर ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन प्लस अनपेयर्ड d इलेक्ट्रॉन। अब इसको अगर हम d ऑर्बिटल में देखें तो d ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 हो गया। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन इस टाइप से ऑक्यूपाई होंगे 6 वाला कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। तो अनपेयर्ड कितने हो गए? अनपेयर्ड भैया हो गए इसमें 1 2 3 4। ये तो पेयर वाला हो गया, राइट। समझ गए बात को? तो इसलिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। तो 2 + 4 = 6। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी होगी? अब मुझे ये बताओ, अगर आपसे कहा जाए कि d ऑर्बिटल की d वाले किसी भी एलिमेंट्स की, किसी भी एटम की अगर आपको क्या निकालना हो, ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी जाए कि व्हाट आर द मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम एंड व्हाट आर द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम, फाइंड आउट करके मुझे बता दो। क्रोमियम, क्रोमियम Cr मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम 1 होगी। अब 1 कैसे हो गई? क्रोमियम 24 हो गया। तो इसमें जो 4s का इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा 3d5 और 4s1, ये हो जाएगा। तो मिनिमम क्या हो गया? इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो गया और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 हो गया, राइट। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? क्लियर है? बोलो हाँ या ना। अगर किसी को कोई दुख दर्द तकलीफ परेशानी हो तो बताओ। नहीं ना? तो ये आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे अगर किसी का कहा जाए तो, राइट। अब कुछ और पॉइंट्स है ऑक्सीडेशन स्टेट से ही, ऑक्सीडेशन स्टेट्स के रिगार्डिंग। ओनली OS and RU show +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स। कंपाउंड्स में जो OS है, OS कहाँ है भैया? OS है कहाँ? ऑस्मियम, ये 3rd में है। और दूसरा क्या था? तो ये क्या करते हैं? RU सो 8 ऑक्सीडेशन स्टेट। एक तो ये आपको याद रखनी है। दूसरा कहता है निकिल एंड Fe। कौन? निकिल और Fe इन NiCO4
सर यहाँ पर Fe तो है नहीं, एक बच्चा कह रहा है कि Fe तो है नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि निकिल जो है वो कंपाउंड बना रहा है किसके, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में, और Fe भी कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में क्या बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। तो ये क्या शो करते हैं, शो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। इस टाइप के पॉइंट से क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, राइट। अब Sc3 पॉजिटिव एंड Zn2 पॉजिटिव एक्सिबिट ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट। अब Sc3 में क्या है, इसके इलेक्ट्रॉन तो निकल जाएंगे ना सारे, तो बचेगा ही नहीं कुछ, तो ओनली वन ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो करते हैं। कौन कौन से, स्कैंडियम और जिंक, राइट। ध्यान रहेगा, ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। दूसरा 3D सीरीज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इज +7, दैट इज Mn। सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, Mn की, और इसीलिए ये क्या होता है, MnO4, KMnO4, दिस इज यूज्ड एज ऑक्सीडेशन रीजेंट, ठीक है ना, और स्ट्रांग होता है +7। आगे कहता है देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल इन फ्लोराइड एंड ऑक्साइड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑफ फ्लोराइड एंड ऑक्साइड। कहता है देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर स्टेबल, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो ज्यादा स्टेबल होगी किसमें, फ्लोराइड और ऑक्साइड के साथ में, ठीक है। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोराइड एंड ऑक्साइड, ये दोनों कैसे हैं, क्या रीजन है, ठीक है। मुझे लगता है यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, बोलो है। अश्वनी कुमार कैसे बैठे हो भाई, कुछ समझ आ रही बात, नहीं आ रही, कुछ धीरे धीरे फंस रही है। अब देखो यहां पर कहा है कि जो रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, वो वेरिएबल होती है, तो आपने पता ही होगा। अब अगर ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, सपोज कर लीजिए ये Sc है ना, और यहां से अगर Sc+1 कर दिया जाए तो इसका मतलब 1 पॉजिटिव हो जाएगा ना, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। 2 पॉजिटिव भी हो सकता है और Sc3 पॉजिटिव भी हो सकता है, राइट, हो सकता है। तो क्या मतलब हुआ, अब उसमें ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा दैट विल बी मोर स्टेबल, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। इससे भी क्वेश्चन कभी कभी उठ जाते हैं, कभी कभी क्या उठ ही जाते हैं। ड्यू टू इट्स मोर स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि Sc3 पॉजिटिव का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा, नोबल गैस की तरह हो जाएगा, नहीं, हाँ या ना। लोअर आयनाइजेशन इंथैल्पी, एनर्जी हो जाएगी या एंथैल्पी, एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो इनकी वजह से ये कैसा हो जाएगा,
मोर स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही ये 3 और 4 दिए हुए हैं, इनका भी यही हाल है। तो आप सब में देखेंगे कि जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जिसकी ज़्यादा होगी, अगर आपसे कंपैरिजन करने को कहा जाए कि विच इज़ द मोर स्टेबल इन द गिवन कंपाउंड्स, तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। बोलो, रीजन समझ गए क्या? रीजन समझ गए? ये सभी के सभी फॉलो कर रहे हैं इस चीज को, इस वजह से ज्यादा स्टेबल है। इसमें देखो सर, केमिस्ट्री में ऐसा है कि केमिस्ट्री में अगर आपने कोई भी नियम पढ़ा और उसके खिलाफ, उसके अगेंस्ट कोई एक्सेप्शन नहीं है तो वो केमिस्ट्री नहीं है। अगर एक्सेप्शन नहीं है तो वो केमिस्ट्री नहीं है। केमिस्ट्री में एक्सेप्शन हर एक लॉ का है, हर एक लॉ का है, ये खूब ध्यान रखो। अब देखो एक्सेप्शनल केस क्या है। इसमें Mn3 पॉजिटिव एंड Mn2 पॉजिटिव, इसमें ये ज्यादा है। अभी मैंने कहा कि जिसकी हायर, मतलब जिसकी ज्यादा, कौन ज्यादा? लेकिन यहाँ कहा, क्या कहा गया है? कम वाले की ज्यादा है। राइट। तो इसका रीजन क्या है? क्योंकि D5 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है इसका। अब D5 कैसे है देखो, 55 वाला ये है, देखो ना, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 3D5 और 2s2, अच्छा 4s2, ठीक, 4s2। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा ये कामा लगा है, ठीक है, समझ रहे हो? तो इसमें जो, अगर हम सपोज कर लीजिए, एक तो हमने लिया, कौन सा लिया? Mn2 पॉजिटिव ले लिया, और दूसरा लिया हमने Mn3 पॉजिटिव। अब कहता है कि Mn2 पॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल। रीजन क्या? क्योंकि Mn2 पॉजिटिव कैसा हो जाएगा? उसका जो हाफ फील्ड होगा d ऑर्बिटल, दैट विल बी मोर स्टेबल। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा? समझ गए ना? इसमें Cn गलत लिख दिया है, Cr है क्रोमियम, Cr+2 और Cr+3, Cr+3, D3 is more stable than D4 in aqueous solution। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हो गए। इसके बाद में ये ऑक्सीडेशन स्टेट खत्म हो गई। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड और हाइड्राइड। क्या नेचर होता है इनके? जो ऑक्साइड्स होते हैं, किसके किसके ऑक्साइड्स होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ऑक्साइड और डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स, हाइड्रोक्साइड, सॉरी हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड जैसे मैं कह दूं OH, ऑक्साइड का मतलब
ऑक्साइड का मतलब ओ, राइट ना, जिसमें ऑक्सीजन हो वो H2, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले ऑक्साइड की बात करते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक नेचर क्या होता है। अर्ली डी एलिमेंट्स, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, कोई देगा नहीं इस चीज को, मैंने बहुत ढूंढ करके इसको निकाला है। अर्ली डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बहुत ढूंढ करके ये चीज निकाली मैंने। जो अर्ली डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये स्कैंडियम टू मैग्नीज फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। स्कैंडियम टू मैग्नीज, कहां से कहां तक, स्कैंडियम टू मैग्नीज, यहां तक क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड्स बनाता है, विच रिएक्ट विद एसिड्स फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर। जो एसिड से रिएक्शन करके क्या बना लेता है, साल्ट और वाटर बनेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्कैंडियम टू Mn जो ऑक्साइड बनते हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर। उनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक होती है। एक बेस ही तो किसी एसिड से रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बनाता है, हाँ या ना। तो वही चीज यहां पर कही गई है। बोलो भाई, दिक्कत है, नहीं समझे। एक और कहता है एम्फोटेरिक नेचर। जो मिडिल डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, Fn टू Zn, मतलब Fe टू Zn, Fe टू Zn, समझ गए। यहां से यहां तक का क्या करता है, सॉरी, मिडिल डी ब्लॉक एलिमेंट्स Fe टू Zn फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब ये एम्फोटेरिक क्या होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स विच एक्ट एज द एसिड एंड एक्ट एज द बेस एज पर कंडीशन। कंडीशन के अकॉर्डिंग वो जो है कभी एसिड का भी काम कर लेते हैं और कभी बेस का भी काम कर लेते हैं। तो उनको क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, या एम्फोटेरिक नेचर कहते हैं। विच कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। क्या मेरी बात समझ आ रही है। नेक्स्ट कहता है एसिडिक नेचर। तो लेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स Cu2Zn, लेट वाले क्या है, लेट वाले ये हो गए ये। अच्छा, एक चीज और है, एक चीज गलत है इसमें। कौन सी चीज गलत है, ये चीज गलत है। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, Ni होना चाहिए, निकिल, Ni कर लो। कॉपर टू, नहीं नहीं नहीं, ये तो ठीक है यार, ऊपर ये वाला करना था। तुम यार सब गड़बड़ी करा रहे हो, ये सब तुम्हारी संगत का असर आ रहा है। ये तुम लोगों के साथ संगत ज्यादा हो रही ना, इस वजह का ही इसका असर हो रहा है। दो दो पीरियड से लेकर के ये संगत खराब हो रही है, ठीक है। अब Cu2Zn ये क्या हो गए, लेट डी ब्लॉक एलिमेंट्स। लेट क्या हो गए, लेट का मतलब लास्ट वाले। देखो भैया, ये कैसे होते हैं, दीज आर एसिडिक इन नेचर, फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बेसिस और फॉर्म साल्ट्स एंड वाटर, राइट। बोलो भैया। दूसरी चीज है, अब देख लो।
अगर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +1 +2 +3 है, तो वो कैसा होगा, बेसिक इन नेचर। आपने जो ऊपर लिखा है वही चीज कह रहा है यहाँ पर, ये दूसरी लैंग्वेज में है। +4 वाले मिडिल वाले हो गए, ये एम्फोटेरिक हो गए। +5 +6 +7 +8 ये एसिडिक के हो गए। एक्सेप्शंस क्या है, मैंने कहा ना कोई भी ऐसा नियम नहीं है जहां पर एक्सेप्शन केमिस्ट्री में होना, और अगर एक्सेप्शन नहीं है तो केमिस्ट्री, फिर आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, कोई भी है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हो। यहाँ ढेर सारे हर एक नियम के एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का कमाल है। रूल्स बनाए हैं, लेकिन रूल्स वो दूसरे रूल उसको काट देता है। एक रूल दूसरे रूल को उसके ऊपर भारी पड़ जाता है ना। जैसे कृष्णा भारी है, किसके ऊपर, उसके ऊपर लदा पड़ा है, देखो। अच्छा समझ रहा है, मैं समझा कि भारी बता रहे हो तुम। तो ये क्या हो गया, ये Cr2O3 ये एम्फोटेरिक है। डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, थैंक यू, किस पे, सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। Oxidation state of the metal increase across a period leading to a change from the basic to acidic nature। जनरली नियम क्या बन गया कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल है वो इंक्रीज होता है, कहां से कहां तक, राइट। एक चीज अब हाइड्राइड्स की बात कर लेते हैं। पीरियड इज ओवर, डोंट वरी, हुज पीरियड नाउ, बहुत बढ़िया। हाइड्राइड्स की बात और कर लेते हैं। हाइड्राइड्स की क्यों बात करोगे, हाइड्रा ऑक्साइड की बात करनी चाहिए। चलो हाइड्राइड क्या होता है, ये हाइड्राइड से रिएक्शन कर ले, हाइड्रा ऑक्साइड होना चाहिए यहाँ पर, इसको बाद में हम पढ़ लेते हैं। अच्छा इसके बाद में क्या है, मेनली जो आपके सिलेबस की चीजें हैं वो इतने में आपका काम तमाम हो जाना है, इतने में काम तमाम हो जाना है, ये चीज ये कह रहा है। दूसरा क्या है, हाइड्राइड्स को आप पढ़ना चाहो तो थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक कोवैलेंट हाइड्राइड्स हो गए, एक आयनिक हाइड्राइड्स हो गए, एक इंडस्ट्रियल हाइड्राइड्स हो गए, और ईयरली डी ब्लॉक हाइड्रो ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, ये कोवैलेंट हाइड्राइड्स बनाते हैं एंड वोलाटाइल एंड रिएक्टिव होते हैं। दूसरा क्या, आयनिक क्या होते हैं, जो लेट वाले होते हैं वो कौन से हाइड्राइड्स बनाते हैं, आयनिक बनाते हैं। इंडस्ट्रियल हाइड्राइड्स सम डी ब्लॉक एलिमेंट्स Ti2 nickel form industrial hydrides where hydrogen occupies industrial sites in the metal lattice। अभी इंडस्ट्रियल कंपाउंड्स की बात करेंगे, इसमें हम आगे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज एटॉमिक साइज एंड रिड्यूस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने की जरूरत है, ठीक है। आगे अब हम बात करेंगे तो आपको आयनिक रेडियाई की बात नहीं हुई क्या, तो आयनिक रेडियाई की बात होगी, ठीक है। और टुडे 7th पीरियड आपका फ्री है, ठीक है। तो कैसे खत्म होगा, मैं तो इस चैप्टर को खत्म करने वाला था, कल का दिन बचा। पढ़ लेते हैं इसको।
if you have no मन